कल्प वृक्ष की कहानी सुनी होगी आपने। मुसाफिर पेड़ के नीचे पहुंचता है, पानी मांगता है, पानी आ जाता है, खाना मांगता है, खाना आ जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं ये किसी राक्षस का काम तो नहीं। अंत में राक्षस भी आ जाता है और मुसाफिर को खा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए एक कहावत है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। कई बार मन्नत पूरी ना होने से भी बुरा हो जाता है मन्नत पूरी हो जाना। ताजा उदाहरण ईरान का है, अमेरिका को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाला मध्य एशिया का देश। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी मुहिम शुरू की तो ईरान सालों यही मन्नत मांगता रहा कि अमेरिका का सत्यानाश हो और वह अफगानिस्तान से पिटपिटाकर भागे। उसने अफगानिस्तान से भागी अलकायदा की लीडरशिप को अपने यहां शरण दी। बाद में जब अमेरिका ढीला पड़ने लगा तो उसने खुलकर तालिबान से बात करना भी शुरू कर दिया। फिर 2021 का साल आया, आखिरकार ईरान की मन्नत पूरी हुई। अमेरिका अफगानिस्तान से भागा और पिटपिटा कर भागा। अमेरिका से नफरत करने वाले खुशी से झूम उठे, इनमें ईरान भी शामिल था। फिर वक्त गुजरा, खुशी का नशा उतरा तो हकीकत याद आई। तालिबान एक सुन्नी संगठन है और ईरान एक शिया बहुल देश। नफरत और कट्टरपंथ के गठजोड़ से उपजा तालिबान अमेरिका से निपटने के बाद अब ईरान को आंख दिखा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर आ खड़ी हुई हैं। पिछले एक महीने में कई बार बॉर्डर पर झड़प की घटनाएं भी हुई हैं, जिसके बाद अब दोनों देश मामले को बातचीत से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का ट्रिगर पॉइंट बना ईरान में हुआ आतंकी हमला। क्या है पूरी कहानी, बताएंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। इसी महीने की 8 तारीख की बात है। रमजान का पहला हफ्ता चल रहा था। ईरान के उत्तर पूर्व में एक शहर है मशहद। यहाँ इमाम रजा की मशहूर दरगाह है, जहाँ आम दिनों में भी खूब भीड़ लगती है और उस रोज रमजान के चलते भीड़ और भी ज्यादा थी। उस दिन भारी भीड़ में से एक आदमी निकला और उसने 3 मौलवियों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ईरान में आतंकी हमला होना, वो भी दरगाह में, खबर आग की तरह फैल गई। भीड़ में मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बना डाला था, जिसमें चाकू लिए एक लड़का मौलवी की तरफ भाग रहा था और एक बार चाकू मार देने के बाद भी लगातार हमला करता जा रहा था। हमले के बाद लोगों ने इस शख्स को पकड़कर सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो सवाल उठा कि यह हमला आपसी रंजिश के चलते हुआ था या कारण कुछ और था। कुछ दिनों बाद यह बात भी साफ हो गई। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने खबर दी कि हमला करने वाले का शख्स का नाम था अब्दुल लतीफ मुरादी और यह व्यक्ति एक अफगान रेफ्यूजी था। अब्दुल लतीफ की गिरफ्तारी के बाद उसके कुछ और वीडियो भी रिलीज हुए, जिनमें वो शिया मुसलमानों को काफिर कहकर पुकार रहा था। बस फिर क्या था, पूरे ईरान से अफगान रेफ्यूजियों पर हमले की खबर आने लगी। बदले की भावना से किए गए इन हमलों में कई अफगान रेफ्यूजियों को चोटें आईं। ईरान के लोगों ने जुलूस भी निकाले और हमले का इल्जाम तालिबान पर लगाया, क्योंकि तालिबान की पहचान एक कट्टरपंथी सुन्नी संगठन की है, जिस पर अक्सर अफगानिस्तान के शिया मुसलमानों पर हमले के आरोप लगते रहते हैं। ईरान में लगभग 50 लाख अफगान शरणार्थी रहते हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 920 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, इसलिए सालों से अफगान शरणार्थी ईरान में शरण की तलाश में पहुंचते रहे हैं। इस सब की शुरुआत हुई 70 के दशक में, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। फिर तालिबान के दौर में शरणार्थियों की संख्या में और इजाफा हुआ। फिर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और 2021 में दोबारा तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया। जब भी अफगानिस्तान के हालात खराब हुए, शरणार्थियों की एक नई लहर ईरान पहुंची। अफगानिस्तान में रहने वाले हजारा शिया और ताजिक मुसलमानों का ईरान से पुराना रिश्ता रहा है, इसलिए ईरान ने कभी इन शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए। लेकिन अब की बार जब तालिबान सत्ता में आया तो ईरान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। देश कोविड की मार से तो जूझ ही रहा ही है, साथ ही अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते अर्थव्यवस्था का भी बुरा हाल हो चुका है। ऐसे में पिछले 1 साल में 10 लाख नए शरणार्थियों के पहुंचने से ईरान में माइग्रेंट क्राइसिस की स्थिति बन गई है। शरणार्थियों के आने से पहले से परेशान जनता में भी अफगान रेफ्यूजियों के लिए गुस्सा बढ़ने लगा और इमाम रेजा दरगाह में हुए हमले ने इस चिंगारी में घी का काम किया। इस हमले ने अफगानिस्तान और ईरान दोनों जगह शिया सुन्नी तनाव को और भड़का दिया। करना एक का, भुगतना अनेक का। ईरान पहुंचे शरणार्थी जिंदगी की तलाश में आए थे, लेकिन अब यहां भी उन्हें डर के साए में जीना पड़ रहा है। इन लोगों के पास न नागरिकता है न वर्क परमिट। जैसे तैसे ये लोग अपना गुजारा चलाते हैं और बदले के इरादे से हो रहे हमलों ने जिंदगी और भी बदतर कर दी है।
ऐसा नहीं है कि पूरा ईरान अफगानियों के खिलाफ है। जैसा कि पहले बताया, अफगानियों और ईरानियों के पुराने रिश्ते नाते हैं, इसलिए ईरान में अफगान रिफ्यूजियों पर हुए हमले का विरोध भी हुआ। इसके चलते ईरान के राष्ट्रपति ने शांति का संदेश देने के लिए अफगान छात्रों के साथ मिलकर अपना रोजा भी तोड़ा। वहीं दूसरी तरफ तालिबान का क्या रिएक्शन आया? रहमान असगर तालिबान की कल्चरल अफेयर्स कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने 8 अप्रैल के रोज एक ट्वीट कर ईरान को धमकाते हुए कहा, अगर ईरान अफगान लोगों को ऐसे ही दबाते रहेगा तो हमें उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए। इसके 2 दिन बाद तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने ईरान के अधिकारियों से मुलाकात की और ईरान में अफगान शरणार्थियों पर हमले रोकने को कहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों देशों में वीडियो वायरल हो रहे थे। अफगानिस्तान में चल रहे वीडियो में दिखाई देता कि ईरान की फौज शरणार्थियों के साथ बुरा सलूक कर रही है। वहीं ईरान में अफगानिस्तान में रह रहे शिया मुसलमानों पर हुए हमले के वीडियो चल रहे थे। नतीजतन अगले ही दिन अफगानिस्तान में ईरान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हेरात स्थित ईरान के दूतावास पर एक भीड़ पहुंची और उन्होंने दूतावास में आग लगा दी। इन लोगों ने डेथ टू ईरान के नारे भी लगाए। अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या रहती है। पिछले 2 हफ्तों में इन शिया मुसलमानों के ऊपर 2 हमले हुए हैं। एक हमला मज़ार शरीफ में हुआ जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 2 स्कूलों को भी निशाना बनाया गया जिसमें कई मासूम बच्चों की जान चली गई। तालिबान ने इन मामलों में एक्शन लेने के बजाय एक शिया मौलवी को गिरफ्तार कर लिया। उसका जुर्म यह था कि वो काबुल स्थित एक ईरानी दूतावास में फूलों का गुलदस्ता देने गया था। हेरात में हुए हमले के बाद ईरान को मजबूरी में अपने दूतावास बंद करने पड़े। ईरान ने तेहरान में मौजूद अफगान राजनयिक को बुलाकर कहा कि तालिबान सुनिश्चित करे कि उनके दूतावास पर हमला न हो। यह सब कुछ चल ही रहा था कि बॉर्डर पर ईरान और अफगान सेना के बीच झड़पों की खबरें आई। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है, बॉर्डर पर झड़प की एक तीसरी घटना है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार दोनों सेनाएं अभी भी बॉर्डर पर डटी हुई हैं। ईरान ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन उसने तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हुए हैं। ताजा झड़प के बाद ईरान ने बयान जारी कर बातचीत से मसला हल करने की बात कही है। संभावना है कि आने वाले दिनों में तालिबान सरकार का एक प्रतिनिधि दल ईरान का दौरा करेगा, जहां इन सब मसलों पर बात होगी। ईरान के लिए परेशानी का सबब यह है कि वो किसी भी हाल में तालिबान के साथ तनाव को बढ़ने नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में संभव है कि ईरान में होने वाले आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हो। साथ ही ईरान खुद को पूरी दुनिया के शियाओं का सरमाएदार कहता है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान में रहने वाले शिया मुसलमानों पर हमले बढ़े तो ईरान की पब्लिक में नाराजगी और बढ़ सकती है। एक और दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान से लगातार शरणार्थी ईरान पहुंच रहे हैं, जिनकी बढ़ती संख्या देख ईरान ने यूएन से कहा है कि वो अब और शरणार्थियों को अंदर आने नहीं दे सकता। ईरान में अफगान शरणार्थियों पर बढ़ते हमलों के चलते कुछ शरणार्थी तुर्की का रुख कर रहे हैं। सालों तक तालिबान को शरण देने वाले ईरान को अब जाकर समझ आ रहा है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। इस मामले में जो भी अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अफगानिस्तान ईरान मसले के बाद अब बढ़ते हैं आज की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी यूक्रेन से। रूस यूक्रेन युद्ध अब 9वें हफ्ते में पहुंच चुका है। बृहस्पतिवार 28 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राजधानी कीव के आसपास तबाही का जायजा लिया। इस दौरान रूस ने कीव पर हमलों को और तेज कर दिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा के अनुसार इस दौरान रूस ने क्रूज मिसाइलों से कीव पर हमला किया। इस हमले को अभी तक कीव पर हुए सबसे जोरदार हमला बताया जा रहा है। यूक्रेन को लेकर एक और अपडेट है। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए अतिरिक्त मदद देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की मदद के लिए $33 अरब की अतिरिक्त मदद मुहैया कराने वाले हैं। व्हाइट हाउस प्रवक्ता के अनुसार इस राशि में से $20 अरब यूक्रेन को सैन्य सहायता के तौर पर दिए जाएंगे, जबकि बाकी राशि आम नागरिकों की मदद के लिए दी जाएगी। दूसरी और अंतिम सुर्खी पाकिस्तान से। इमरान खान सत्ता से रुखसत हो गए हैं। गुरुवार के दिन उन्होंने दिखाया कि सत्ता में ना रहने के बाद भी वो अब भी काफी ताकत रखते हैं। हुआ ये कि पाकिस्तान ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट के साथ सऊदी अरब के दौरे पर थे। यहाँ शरीफ मदीना की मस्जिद नवाबी पहुंचे। इस दौरान एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई जब कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये लोग इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के समर्थक थे। कुछ देर मस्जिद में फंसे रहने के बाद सिक्योरिटी ने शरीफ और बाकी मंत्रियों को मस्जिद से बाहर निकाला। घटना से जुड़े वीडियो चंद घंटों में ही पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तैरने लगे, जिसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया।
इमरान की जिस तरह से रुखसती हुई उसे लेकर उनके समर्थकों में गहरा गुस्सा है और अगले 2 सालों में इस गुस्से के कम होने की संभावना कम ही लगती है। साल 2023 में पाकिस्तान में चुनाव होने हैं और तब तक चुनावी रस्साकशी का ये मंजर कई बार सड़कों पर दिख सकता है। आज की दुनियादारी में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।